नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, इस बात पर अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत से इतिहासकारों ने मराठा साम्राज्य के बारे में अलग अलग मत दिए हैं, तो उन मतों को अपन देखेंगे और इसी के साथ में अपन यह भी देखेंगे कि मराठा साम्राज्य को जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। अपन अगर उसको मराठा साम्राज्य के ऊपर कुछ भी चर्चा करने की कोशिश करें तो उसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत रहे हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रांट डफ की। ग्रांट डफ नाम का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ही भारत में आता है और यह व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिखता है कि मराठाओं का जो उदय हुआ था वो सह्याद्री, जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट है, उसके आसपास में जो जंगल है, सह्याद्री के जो जंगल हैं, उन जंगलों में विद्रोही गतिविधियों का परिणाम स्वरूप मराठाओं का उदय हुआ था। तो यह बात जो है वो ग्रांट डफ ने कही है। तो ग्रांट डफ ने यह बात कही है, क्या कही है? सह्याद्री के जंगलों में विद्रोही गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मराठाओं का उदय हुआ है। इसी के साथ में अपन और विद्वानों की बात करें तो महादेव गोविंद रानडे का नाम आता है। महादेव गोविंद रानडे का मानना था कि मराठाओं का जो उदय हुआ था वो क्यों हुआ था? वो विदेशी शासकों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष था। महादेव गोविंद रानडे ऐसा अपना मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी बात विवाद में आ जाती है। किस तरीके से आ जाती है? क्योंकि अगर विदेशी शासकों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष था ना, तो मुगल तो चलो मान लिया विदेशी शासक थे और उनके खिलाफ मराठाओं ने राष्ट्रीय संघर्ष किया, यह बात मान लेते हैं, लेकिन वहां पर विवाद ये खड़ा हो जाता है कि बीजापुर और अहमदनगर के जो राज्य थे वो भी विदेशी शासक थे। मराठाओं ने मुगलों का तो विरोध किया, लेकिन बीजापुर और अहमदनगर के अधीन रहकर के उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर यह मत गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बीजापुर और अहमदनगर के राजा भी उतने ही विदेशी थे जितने मुगल थे, लेकिन मराठाओं ने मुगलों का विरोध किया, बीजापुर और अहमदनगर का कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया, उनके साथ में रहकर के उन्होंने काम किया था। तो ये थी उनकी बात। बाद में अपन बात करें कि महादेव गोविंद रानडे के बाद में अपन बात कर सकते हैं यदुनाथ सरकार और जी.एस. सरदेसाई की। ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने भी अपनी अपनी बात रखी है और इन दोनों व्यक्तियों का मानना था कि मराठाओं का जो उदय हुआ था वो औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया थी। यह बात यदुनाथ सरकार और जी.एस. सरदेसाई कहते हैं। तो इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पर मराठाओं का उदय हुआ था। लेकिन इनकी बात भी विवाद में आ जाती है। किस तरीके से आ जाती है? इनका क्या कहना है कि औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया, तो ये इनका मत है। तो ये विवाद में इसलिए आ जाता है कि मराठा जब भी लूटपाट मचाने के लिए बाहर निकलते थे अपने राज्य से, तब तब उन्होंने न तो हिंदुओं को छोड़ा और न मुस्लिमों को छोड़ा। अगर वो मुस्लिमों के खिलाफ थे तो वो लोग हिंदुओं को क्यों लूट रहे थे? यहाँ पर ये विवाद आ जाता है। तो इसलिए जी.एस. सरदेसाई और यदुनाथ सरकार की बात को भी यहाँ पर विवाद में लिया जा सकता है। इसके बाद में अपन एक बात कर सकते हैं, एक विद्वान और आता है आंद्रे विंक नाम का। आंद्रे विंक नाम का एक इतिहासकार या फिर कहे एक विद्वान और आता है। तो उसने क्या कहा है? उस व्यक्ति ने कहा है कि जब उत्तर भारत के राजाओं ने, मुगलों ने दक्षिण में अपना विस्तार करने की कोशिश की थी, उस समय तो यहाँ पर मराठाओं का उदय हुआ था। तो आंद्रे विंक का मानना है कि मुगलों का दक्कन में प्रभुत्व का स्थापित होना ही बाद में वहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो मराठाओं का उदय का परिणाम था। ये उसका मानना था आंद्रे विंक का। इसके अलावा एक व्यक्ति का और नाम आता है सतीश चंद्रा। नाम सुना है ना? सतीश चंद्रा की बात कर लेते हैं। सतीश चंद्रा का मानना था कि मराठाओं का जो उदय हुआ था, मराठों का जो उदय हुआ वो किस तरीके से हुआ? तो वो बोलता है, सतीश चंद्र बोलते हैं कि सामाजिक और आर्थिक तत्व जो थे
वो शामिल होते हैं मराठों के उदय में। उन्होंने अलग बात कही है, उन्होंने अलग थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक तत्व जो थे वो शामिल हैं, उनकी वजह से ही मराठों का उदय हुआ था। तो उनके सामाजिक आर्थिक तत्व किस तरीके से थे वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सामाजिक तत्वों की बात करें तो सामाजिक तत्वों में अपन कह सकते हैं कि मराठों जो शिवाजी का परिवार जो था वो नीची जाति का था। मराठों में भी ऊंच नीच मौजूद थी वहाँ पर। मराठों में शिवाजी का जो परिवार था वो थोड़ा नीची कुल का था। वो आर्थिक दृष्टि से भी नीचे थे और सामाजिक दृष्टि से भी उनको हीन भावना से थोड़ा देखा जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया था, शिवाजी महाराज ने बनारस का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गंगा भट्ट। बनारस का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गंगा भट्ट, और उसी गंगा भट्ट से है ना वहाँ पर अपनी सूर्यवंशी, अपने आप को सूर्यवंशी बतलवाया था। कहें तो गंगा भट्ट ने उनकी वंशावली तैयार करके दी थी जो कि सूर्यवंश की थी। सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। तो यह बात की जो वंशावली तैयार करके गंगा भट्ट ने दी थी उनको, और शिवाजी ने उन्हीं से तैयार करवाई थी। बनारस का एक ब्राह्मण था गंगा भट्ट। तो ये थी शिवाजी की बात है। और शिवाजी ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो बड़े देशमुख थे वहाँ के उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने आप को थोड़ा ऊंचा लाने की कोशिश की, अपने समाज को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की थी। और बाद में अगर अपन देखते हैं तो अपने आप को वो इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वो एक राज्य के रूप में बन जाता है। तो ये हो गया सामाजिक तत्व। आर्थिक तत्वों में बात करें तो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा वहाँ पर मौजूद थी, और जमींदारी और जागीरदारी प्रथा की वजह से वहाँ पर थोड़ा अंतर था किसानों में, और वहाँ पर बड़े बड़े देशमुखों में, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक तत्व की बात करें तो आर्थिक तत्व में क्या शामिल हो सकता है कि शिवाजी ने क्या किया, जमींदारी और ये जागीरदारी प्रथा का समाप्त कर दिया था। और इन्हीं प्रथाओं को समाप्त करने की वजह से छोटे भूमिपति जो थे वो खुश हुए, क्योंकि उनको फ़ायदा हुआ था शिवाजी की इन नीतियों की वजह से। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, छोटे भूमिपति जो थे वो सारे के सारे शिवाजी के साथ खड़े हो जाते हैं। और शिवाजी के साथ जब खड़े हो जाते हैं तो शिवाजी स्थानीय लोगों का अपना साथ ले लेते हैं, और इसी वजह से उनका जो था साम्राज्य खड़े होने में ये आर्थिक तत्व शामिल हो जाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक तत्वों में अपन यह देख लिया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके छोटे भूमिपतियों का साथ उन्होंने लिया था। तो यह बात उन्होंने सतीश चंद्र ने कही है। सतीश चंद्र के अलावा एक व्यक्ति और आता है इरफान हबीब। तो इरफान हबीब का अलग ही मानना है। इरफान हबीब बोलते हैं कि मराठों के उदय और किसानों के जो विद्रोह की चेतना थी उन दोनों के बीच में आपसी संबंध है। इरफान हबीब ने कहा है कि मराठों का उदय और किसानों की विद्रोह की चेतना दोनों में आपसी संबंध है, और इसी वजह से मराठों का उदय हुआ। तो अब इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से मराठा शक्ति के उदय और किसानों के बीच में आपसी संबंध है। तो शिवाजी ने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई थी जो किसानों के लिए लाभदायक थी। किसान विद्रोह कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा वहाँ पर मौजूद थी। और जमींदारी जागीरदारी प्रथा में तो आपको पता होगा क्या होता होगा, वहाँ पर उनका किसानों का शोषण होता होगा। तो वहाँ पर किसानों का शोषण होने की वजह से वो लोग परेशान थे, विद्रोह कर रहे थे, और मराठा इधर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों में आपसी संबंध स्थापित हो गया। तो फिर मराठों ने उनका सहयोग पाने के लिए क्या किया, जमींदारी जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, और उनके जो किसानों के लिए जो कृषि में अलग अलग नीतियां बनाई मराठा साम्राज्य के शिवाजी ने कई अलग अलग नीतियां बनाई। इसलिए मराठा साम्राज्य की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है वो तैयार होता है। इसीलिए उसकी जड़ें सामाजिक और आर्थिक तत्वों में मिली हुई देखने को मिलती है अपने को। इसके अलावा इसके अलावा एक भक्ति आंदोलन की ओर बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि अपने को पता है, रामदास नाम का एक संत हुआ है, और वो रामदास संत जो था वो उसके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी कि समानता की बात उसने की थी। तो यहाँ पर मराठा जो लोग थे वो उसी समानता को लेकर के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और वो धीरे धीरे ऊंचे दर्जे प्राप्त कर चुके थे। इसी के साथ में उसने अपनी
वो सूर्यवंश की वंशावली तैयार करवा ली थी शिवाजी ने। तो यहाँ पर वो अपने आप को ऊंचा दर्जा जो दिलवाने में सहयोग मिला, वो भक्ति आंदोलन का भी बहुत सारा मिलता है। और एक आता है महाराष्ट्र धर्म नाम का एक शब्द काम में लिया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र धर्म जो शब्द है ना, ये शब्द 15वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। यह 15वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, और उस समय इस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था एक नैतिक नीति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। वहाँ के जो प्रबुद्ध राज्य थे उनकी नैतिक नीति के रूप में इस वर्ड का उपयोग किया गया था एक सामान्य रूप से। लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने इस वर्ड का किस तरीके से प्रयोग किया? शिवाजी ने इस वर्ड का मुगलों के और दक्कन में जो भी बीजापुर और अहमदनगर के राज्य थे उन दोनों के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से इस वर्ड का प्रयोग किया था, महाराष्ट्र धर्म का। तो यहाँ पर यह वर्ड भी देखने को मिलता है। इसका 15वीं शताब्दी में गुरुचरित में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कि मराठा सच में एक हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे या नहीं। तो यहाँ पर जवाब होगा नहीं। पीवी रानाडे नाम का एक व्यक्ति हुआ है, उस व्यक्ति ने बताया है कि उस समय मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई भी विचार उपलब्धि नहीं था। यह बात पीवी रानाडे ने कही है कि हिंदू और मुस्लिम नाम के विचार कोई भी वहाँ पर उस समय तत्काल समय में मौजूद ही नहीं थे। तो ऐसी बात पीवी रानाडे ने कही है। तो यहाँ पर अपन सीधा कह सकते हैं कि शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य खड़ा करना नहीं चाहते थे। क्यों? वो हिंदू थे, यह बात सही है, लेकिन वो हिंदू साम्राज्य खड़ा नहीं करना चाहते थे। वो केवल अपनी जो बोलते हैं अपनी इच्छा के लिए या फिर कहें अपने खुद के लिए ही अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हिंदुओं के लिए उसने कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। उसकी सोच ऐसी नहीं थी शिवाजी की। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब भी शिवाजी अपने राज्य के बाहर लूटने के लिए निकलता था तो वो हिंदुओं को भी लूटता था, मुस्लिम को भी लूटता था, जो भी मिलता उन सभी को वो लूटता था। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अगर वो हिंदू होता और हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता तो वो कभी भी अपने लोगों को कभी नहीं लूटता, हिंदुओं को कभी भी वो लूटता नहीं। तो यहाँ पर यह बात हो जाती है। इसके बाद अगर अपन करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में बात कर लेते हैं। तो शिवाजी जो थे वो हिंदू साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, पहली बात। दूसरी बात, यह जो केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य था उसके खिलाफ मराठों का उदय हुआ था। तीसरी बात, यह स्थानीय शासन के पतन के बाद में जो बीजापुर और अहमदनगर के स्थानीय शासन थे उनके पतन के बाद में इनका उदय होता है। ठीक है, तो इनका उदय जो हुआ वो मुगलों के दक्षिण की ओर विस्तार की नीति और स्थानीय शासन में का पतन होने लग गया था। ऐसी सिचुएशन में उनका उदय हुआ था। इसके अलावा अपन स्त्रोत की बात करें तो इसमें स्त्रोत में बहुत सारी जानकारी अपने को देखने को मिलती है। बहुत सारी किताबें जो है वो मराठा साम्राज्य पर लिखी गई है। उनमें से 2-4 किताबें अपन देखें तो एक तो लिखी गई है सभासद द्वारा शिवाजी की जीवनी, 1694 ईस्वी में लिखी गई थी सभासद द्वारा। अब शिवाजी की जीवनी लिखी गई, जीवनी वर्ड के लिए वहाँ पर बोले तो बखर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मराठे जो थे वो बखर शब्द का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर शिवाजी के बखर की बात करते हैं। ठीक है, 1694 ईस्वी में सभासद। दूसरी बात, दूसरी किताब आती है संभाजी का ऐदान पात्र। यह भी एक पुस्तक लिखी गई है, संभाजी का ऐदान पात्र। इस पुस्तक को लिखा था रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा। रामचंद्र पंत अमात्य ने इस पुस्तक को लिखा था, संभाजी का ऐदान पात्र। इसके अलावा एक पुस्तक और है, राधा माधव विलास चंपू। राधा माधव विलास चंपू, यह जो पुस्तक थी वो जयराम पिंडे द्वारा लिखी गई है और इससे भी मराठों की जीवनी का उल्लेख हमें मिलता है। इसी के साथ में एक और पुस्तक लिखी गई है, नुस्खा ए दिल कुशा। नुस्खा ए दिल कुशा, यह भी एक पुस्तक लिखी गई है
और इस पुस्तक की बात करें तो इसमें मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है। तो मुगल मराठा संबंध की जानकारी कहाँ मिलती है? नुस्खा या दिलकुशा नामक पुस्तक से हमें मिलती है। शिवाजी की जीवनी कहाँ से मिलती है? तो शिवाजी की जीवनी सभासद द्वारा लिखित शिवाजी का बखर और एक पुस्तक और है जिसका नाम है राधा माधव विलास चंपू। ये दो पुस्तक शिवाजी की बायोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये था हमारा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य एक स्थानीय प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ पर जन्म लेता है। मराठा न मुगलों के खिलाफ थे और न ही बीजापुर और अहमदनगर के खिलाफ थे। वो केवल अपनी सिचुएशन के हिसाब से वहाँ के सामाजिक और आर्थिक तत्व जो थे उनकी वजह से उनका उदय हुआ था। तो ये था अपना मराठा साम्राज्य, जिसमें अपन यह भी नहीं कह सकते कि मराठा हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये बिल्कुल गलत है। अगर वो बिल्कुल हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते तो वो कभी भी हिंदुओं को नहीं लूटते। लेकिन मराठों ने कभी भी न हिंदू को देखा था न मुस्लिमों को देखा था, सबको दबा के लूटा था। इसलिए ये बात भी गलत साबित होती। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक की अपन ने इतनी चर्चा की, शायद आपको समझ में आया होगा।